डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द ends of a coil revolving about an axis in a magnetic field। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर जिसकी कॉइल की बात की जा रही है, कॉइल को रिवॉल्व कराया जा रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? कि व्हेन ए क्लोज कॉइल, जैसे यहाँ पर फिगर में जरा देखें, ये हमारे पास कॉइल कैसा है? क्लोज कॉइल है, ठीक ना। हमारे पास यह कॉइल कहें या इसे जो हम अल्टरनेटर या जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अल्टरनेटर या जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको हम आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक ना। तो इसे हम कॉइल भी कह सकते हैं या आर्मेचर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो क्या होता है? जैसा हम जानते हैं, व्हेन ए क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली इन ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन मीन्स हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगी जब किसी भी क्लोज कॉइल को हम क्या करते हैं? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टडी किया था, क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, एक कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो, इसमें किसी कॉइल को क्या करते हैं? अगर इस फील्ड में किसी कॉइल को रैपिडली लाते हैं, या यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक ना, और यहाँ पर क्या कॉइल को रैपिडली मूव कराते हैं, या यहाँ पर कॉइल को स्टेबल कर दें और हम यहाँ पर क्या करें? इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक क्या करें? करंट फ्लो कराएं रैपिडली। यानी जैसे ही करंट पास आउट होगा तो क्या होगा? तो जैसा हम जानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाती है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। तो क्या होगा? जैसे ही सडनली इस मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कॉइल रोटेट करेगा तो फिर क्या होगा? वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कॉइल। हमने उसके पहले वहाँ जो स्टडी किया था, वहाँ पर कॉइल के बारे में स्टडी नहीं किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि कॉइल जैसे वहाँ पर स्टेबल था, करंट कैरिंग कंडक्टर करंट फ्लो करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कराएंगे, यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कराया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा था, वहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो कराया जाता था। लेकिन इस केस में हमें करंट फ्लो कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास एक क्या है? एक कॉइल है, ठीक ना। इसको इसमें रिवॉल्व कराना है, इसको रिवॉल्व कराना है। अब क्या करेंगे? अब इसमें जब इसको रिवॉल्व कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स में चेंजिंग मिलेगी। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स हैं, उसमें चेंजिंग मिलेगा। और ड्यू टू दिस चेंज यहाँ पर क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कहाँ पर? इन द कॉइल। जो हमारे पास कॉइल दिख रहा है, इस कॉइल में क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक ना। और ये क्या होगा? जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी मिलेगा। अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक कॉइल है या आर्मेचर कर रहे हैं, इसमें तो रेजिस्टेंस होगा, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा। अब क्या करेगा? वह करंट जो होगा इस कॉइल में क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल था, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको डिसाइड कर सकते हैं हमारे पास करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब जरा देखें इस पहले फिगर को, फर्स्ट फिगर जरा देखें। फर्स्ट फिगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर ये हमारे पास जो दिख रहा है, क्या ये आर्मेचर है? तो इनिशियली हम कंसिडर कर लेते हैं क्या कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वही है डायरेक्शन है, ठीक ना। और ये हमारे पास जो कॉइल है, आर्मेचर दिख रही है, ये क्या है? ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसे है? तो जैसे हमने देखा, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो पेन है, इसका टिप जो है इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को, तो हमारे पास जो कॉइल है ये क्या करेगा? इस प्रकार प्लेन पर हो। ये जो हमारे पास प्लेन दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है? इनिशियली हमने कंसिडर कर लिया क्या कि जो ये हमारे पास ये क्या है? कॉइल या आर्मेचर है, वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मीन्स राइट एंगल पर है। इनिशियली हमने कंसिडर कर लिया, ठीक ना। तो क्या है? ये इसके इनिशियली क्या है?
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर कर लिया। अब क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं अब इस कॉइल को, इसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू से रिवॉल्व कराना है, मूव कराना है। हमारे पास जैसे ये दिखाए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहाँ पर रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस कॉइल या हमारे पास जो आर्मेचर का है इसको मूव कराते हैं। क्या करें, जब मूव कराएंगे तो जरा देखें यहाँ पर जो हमारे पास ये जो इस केस में मिलेगा, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे मैक्सिमम पास आउट होंगे। जैसे मूव करना, हम यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं जैसा यहाँ पर दिखाया गया। तो जैसे हमारे पास ऐसे मूव करेगा तो कुछ तो हमारे पास यहाँ ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, जैसे देखें इनिशियली ऐसे रहेगा, और जब ऐसे किया जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। जब ब्लॉक कर दिए जाएंगे मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है। क्या आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं इन टाइम टी, यानी हमने स्टार्ट कर लिया, जब स्टार्ट किया टाइम टी में एंगल जो में चेंजिंग आ रही है थीटा एंगल चेंज, यानी हमारे पास जो कॉइल है आफ्टर ये रोटेटिंग, जब रोटेट करने के बाद से आफ्टर टी टाइम एंगल जो बनता है किसे, मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल का, जो हमारे पास कॉइल है आर्मेचर है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी में जब वो मूव करता है तो आफ्टर टी टाइम कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा फॉर्म करता है। क्या करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एंगल थीटा फॉर्म करेगा तो उसके दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। हमने इस फिगर में देखें क्या, हमारे पास दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल यानी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलांग होगा, और एक वर्टिकल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जरा देखें मैग्नेटिक फील्ड के अलांग जो मिलेगा कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के एलांग भी तो कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल जो मिल जाएगा, प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर जो हमें कंपोनेंट पर मिलेगा वो बी कास थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी कास थीटा मिल जाएगा। और हम कंसिडर कर लेते हैं इस कॉइल का जो हमारे पास या आर्मेचर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। देन by the definition of magnetic flux phi b इज इक्वल टू, हमें सिंपली पता है कि phi b इज इक्वल टू होता है b डॉट ए, यही तो होता है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बी ए कास थीटा यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी 1 आ जाता है, यानी फाइव इक्वल टू बी ए हो जाता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये दोनों तो एक से डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर मिल जाएगा बी कास थीटा और यहाँ पर मिल गया ए आर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर फाई बी इज इक्वल टू बी ए कास थीटा लिख सकते हैं। इसे बी फाइव इज इक्वल टू बी ए कास थीटा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो फ्लक्स मिल रही है वो क्या मिल रही है, ये मिल रही है। लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर रोटेटरी मोशन की बात किया जा रहा है, जहाँ कहा गया है इस कॉइल को या इस आर्मेचर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो रोटेट जब होगा तो यहाँ तो रोटेटरी मोशन होगा, और रोटेटरी मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी मिलती है वो लीनियर वेलोसिटी भी नहीं होगा, वो हमें मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगी, तो जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा से डिनोट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी। अब यह थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो सिंपली हमको पता है कि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने 11th में भी स्टडी कर लिया था, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ जो हमारे पास मिलेगा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मिलता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा थीटा, क्योंकि हमने थीटा लिया और टाइम डेल्टा ने टी लिया है, तो हमें ओमेगा इक्वल टू मिलेगा क्या, थीटा अपॉन टी आर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिखेगा, यहाँ पर जो थीटा, वहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं, वहाँ पर हम पुट करने वाले हैं ओमेगा टी। तो यानी क्या हो गया, इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी देयरफॉर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कास ओमेगा टी, ठीक ना। क्यों हमेशा ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसका आगे यूज करना है, आगे हमारे पास जो भी डिस्कशन करने हैं वो इसी के टर्म यूज करने हैं, ठीक ना। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है, हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लें। तो क्या कर दें, नाउ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर दें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक ना। तो हमें फ्लक्स में फाइंड आउट करना है, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो डी फाई बी क्या मिलेगा,
डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जरा देखें कास ओमेगा बी ए कास ओमेगा टी, तो बी ए तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, ये हमारे पास बाहर मिल जाएगा। और कास ओमेगा टी का जो मिल जाएगा हमें क्या मिलेगा, तो कास ओमेगा टी कहें या कास थीटा कहें, इसका हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन मिलता है वो क्या मिलता है, माइनस साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर जरा देखें ओमेगा टी भी तो अगेन डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पर ओमेगा मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, डी फाइव बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस बी ए ओमेगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक ना, तो हमारे पास क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रही थी, इसे हमने इक्वेशन थर्ड बना दिया। क्या बना दिया, इक्वेशन थर्ड बन गया। ठीक, अब जैसा जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पर हमने देखा था फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पर हमने देखा था E इज इक्वल टू माइनस एन क्या मिला था, डी फाइव बी अपॉन डी टी मिला था। ठीक ना, E इज इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन डी टी मिलता है फॉर सिंगल कॉइल के लिए, और अगर एन कॉइल हो तो वहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक ना, इससे जरा इक्वेशन 1 बनाएं, तो जरा देखें डी फाइव बी अपॉन डी टी यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट कर लिया गया है। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी क्या करें, इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू को इक्वेशन 4 में यहाँ पर पुट कर दें, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन, और इसकी यहाँ पर क्या रखेंगे, ये रख देंगे माइनस, ध्यान रहे ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ था और एक माइनस यहाँ भी है, तो मिल जाएगा माइनस बी ए ओमेगा और क्या साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अब इसको आर करके क्या लिख सकते हैं, तो आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ध्यान दें एन बी ए ओमेगा क्या मिल जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी क्या मिल गया हमको, ये मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मिल गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्या करना था, इसी को तो हमें फाइंड आउट करना था। जो हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पर कहा गया था क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक ना, कहा गया ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यह वैल्यू जो दिख रही है यह वही वैल्यू है। ठीक ना, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, अब जरा देखें हमारे पास यहाँ पर जो टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहे हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ किसके, हमारे पास जो कॉइल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी कर रहे हैं, तो एक्चुअल हमारे पास जब वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो हमारे पास यहाँ मिल जाता है यह क्या, एंगुलर वेलोसिटी होता है। लेकिन इसका जब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक ना, इसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो सिंपली मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसको भी हम लोगों ने 11th के बारे में 11th में स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पर देखें ये सब फैक्टर एन बी ए ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, यानी ये वैल्यू जो ईएमएफ है ये डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी पर। अब साइन ओमेगा टी मीन्स यहाँ पर थीटा एंगल पर। ठीक ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, कौन से, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। क्या करेगा, टाइम के साथ तो वेरी कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम वेरी होगा तो हमारे पास एंगल वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखें हमें क्या मैक्सिमम कब मिलेगा, तो मैक्सिमम साइन ओमेगा टी वैल्यू कब मिलती है, साइन 90 पर मिलती है। कब मिलती है, साइन 90 पर मिलती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम कब मिलने वाला है, मैक्सिमम कब मिलने वाला है, तो जब साइन ओमेगा टी क्या मिल जाएगा, हमें 90 डिग्री मिल जाए। क्या मिल जाए, साइन 90 डिग्री मिल जाए। उस केस में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो ई मिल जाएगा क्या, वेन, हमारे पास क्या मिल जाएगा, वेन, यहाँ पर कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू या ओमेगा टी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ई इज इक्वल टू मिलने वाला है क्या, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि 90 मिले तो साइन 90 1 हो जाता है, पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर मिल गया ई इज इक्वल टू, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू ये मिलेगा। अब ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम इसको ई नॉट से डिनोट कर देंगे, किससे, ई नॉट, यानी हमारे पास जो ईएमएफ मिल रहा है पीक वैल्यू मिल गया। हमने जैसे करंट ले रहे थे ना, तो हमारे पास यहाँ पर पीक वैल्यू मिल गया। अब इस प्रकार से हम चाहें देयरफॉर, यहाँ पर भी इक्वेशन इसे 5 बना ही देते हैं आगे यूज करने के लिए। तो देयरफॉर इक्वेशन 5 क्या लिख सका जा सकता है, इसे हम 6 बना दें तो इक्वेशन 5 लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, ये पूरे के पूरे टर्म पर हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट लिख सकते हैं। तो ई नॉट और साइन ओमेगा टी मिल गया। ठीक है,
तो हमारे पास क्या मिल गया, ये जो इक्वेशन 5 दिख रहा है ये इक्वेशन 6 में हमारे पास इस 7th में इस प्रकार कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन 7 में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास जो वैल्यू मिल रही थी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी इक्वेशन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रहे हमारे पास जो इक्वेशन है इस सेम इक्वेशन को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी वैल्यू जो वेरिएशन होगी डिफरेंट केस में, हमें डिफरेंट केस को स्टडी करना है। नाउ क्या किया जाए, इस केस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जरा देखें फर्स्ट केस, जब ओमेगा टी यानी हमारे पास एंगल जो हो जाए वो 0 डिग्री हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा E = E0 साइन 0 डिग्री। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिखाया है, 0 डिग्री दिखाया गया है ना, यानी कुछ हमारे पास कंडीशन ऐसे होगा। तो इस केस में हमें मिल जाएगा क्या, E साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी E = 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसा वेव दिखाया गया साइनोसॉइडल वेव को दिखाया गया है, ये क्या मिनिमम केस मिलेगा, क्या मिलेगा, लोवेस्ट वैल्यू मिलेगा। लेकिन क्या होगा, हम एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो E = E0 साइन यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिलेगा, कहाँ पर, इस पोजीशन पर क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। तो साइन 91 होती है, दिस इम्प्लाई दैट E = E0, यानी इस केस में क्या मिल जाएगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि इस फिगर में ही दिखाया गया है, हमें क्या दिख रहा है, ये जो कर्व दिखाया गया कैसा कर्व है, एक साइनोसॉइडल वेव है, एक साइन कर्व है। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म करती हैं, ठीक। तो हमने देखा ये कैसे वेव फिर इंक्रीज करें। अगेन जरा देखें, हमने क्या लिया, 0 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया, अब क्या 180 डिग्री लेते हैं। तो E = E0 साइन 180 डिग्री। तो साइन जो होता है पाई 2 पाई 3 पाई सभी के लिए क्या होता है, 0 होता है, यानी 180 पर E अगेन 0 मिल गया, यानी क्या हुआ, यह इंक्रीज गया। यानी जैसा हमने डिफिनीशन ही देखा था, अकॉर्डिंग टू द हमने क्या डिफिनीशन ही देखा था, क्या डिफिनीशन था, तो डिफिनीशन अल्टरनेटिंग करंट था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेज पीरियडिकली। तो क्या कर रहा है, पीरियडिकली तो चेंज कर रहा है, 0 था इंक्रीज कर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हो गया। अगेन जरा देखें, E = अब क्या होगा, 180 के बाद से 270, यानी हम और बढ़ेंगे 270 की तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो E0 साइन 270 डिग्री। और 270 वैल्यू मिलती कितनी है, तो 270 वैल्यू -1 मिलती है। तो E0 × -1 यानी क्या मिल जाएगा, E = -E0 मिल जाएगा, यानी वो कंडीशन क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर 270 डिग्री। तो 270 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है इस केस में भी इस अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बट इसके कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे हमने कहा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये क्या होती है, पीरियडिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करती है। तो इसके कंपैरिजन में 270 डिग्री पे क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। सिमिलर एंगल को और इंक्रीज करेंगे तो E = E0 साइन क्या मिल जाए, हमें मिल जाएगा साइन 360 डिग्री। साइन 360 वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। दिस इम्प्लाई दैट E = 0, क्या मिल गया, E = 0 मिल गया। तो हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये पीरियडिकली चेंज कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास जो आर्मेचर है या कॉइल है इसको भी दिखाया गया है, यहाँ परपेंडिकुलर था, हॉरिजॉन्टल हो गया, परपेंडिकुलर हो, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, और उससे कर्व को हम देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी इस तरह शो किया गया है। यानी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हमारे पास जो वेव इक्वेशंस मिले हैं इस साइनोसॉइडल वेव को फॉर्म कर रहा है, और इसके साथ ही साथ ये प्रूफ कर रहा है, किसको, ये प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होते रहता है, पीरियडिकली चेंज होते रहता है। इस कर्व के ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला है, और इस कर्व से भी हम इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। Thus, in the first half rotation of coil, the EMF induced in the coil rises from 0 to maximum। क्या हुआ, 0 to maximum आया, ठीक ना। फर्स्ट हाफ साइकिल में जैसा हमने अभी देखा था साइनोसॉइडल वेव के केस में, ठीक ना, 0 to maximum एंड देन अगेन बिकम्स 0। फिर क्या हुआ, 0 हो गया, एंड देन ये क्या 0 हुआ, वाइल ये क्या हुआ, एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हुआ 180 डिग्री तक। फिर अगेन क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर वेव देखे हैं हमारे पास सही तो मिल रहा है, ये हमारे पास जो ऐसा मिल रहा है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में 0
90 डिग्री 180 डिग्री। तो 0 90 180 डिग्री क्या हो, पहले 0 था, इंक्रीज का डिक्रीज 0 हो गया, एंड अगेन क्या होगा, कब, सेकेंड हाफ साइकिल हमारे पास क्या, यहाँ से क्या है, ये सेकेंड हाफ साइकिल होगा। तो वाइल इन द नेक्स्ट हाफ रोटेशन द इंड्यूस्ड ईएमएफ राइजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन द अपोजिट डायरेक्शन। 0 टू मैक्सिमम तो हुआ, 0 से मैक्सिमम तो हुआ, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एंड अगेन बिकम्स 0 कब हो जाएगा, जब वह एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। क्या कर लेगा, वन साइकिल कंप्लीट कर लिया हमारे पास। जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ईएमएफ 0 मिल गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। If a circuit is connected to this coil, then the EMF induced in the coil establishes a voltage V across the terminal of the circuit, which changes periodically in magnitude and direction as the EMF induced। अगर हमारे पास ऐसा मिल रहा है तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा क्या है, अब अभी मिल जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं वही तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो सिंपली अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा, उसे डिफाइन करते हैं कि द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड and direction changes with time and attains the same magnitude and direction after a definite time interval is called an alternating voltage। ये क्या कहला जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहला जाएगा। यहाँ पर हम सिंपली जो हमें मिला अभी फार्मूला, क्या यहाँ पर मिला था हमको, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिला था ना, ठीक है। ये भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसे वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो वोल्टेज में कर देंगे, तो ई के यहाँ पर हम ले लेंगे भी, तो भी इज इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। तो हम अब यहाँ पर इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव वोल्टेज मिलेगा वह कुछ ये मिल जाएगा, जहाँ पर वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। अब जब देखें, अब ये सर्किट हमने कहा कि ये हमारे पास कॉइल क्या किसी सर्किट से कनेक्ट है, सर्किट का रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, अरे कॉइल से कनेक्ट होगा, तो इसमें तो करंट भी फ्लो होगा। द करंट विच फ्लोज थ्रू द सर्किट, अब जो सर्किट से करंट फ्लो होगी, दैट करंट यानी क्या होगी, वह करंट क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग करंट। क्यों, ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का तो करंट मिल रही है, ठीक ना, इसलिए वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग करंट। तो जरा देखिए, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास आर कंसिडर कर लें, ठीक ना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, V अपॉन आर। अरे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं क्या, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो V अपॉन आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक ना। तो हमें है, अरे वोल्टेज है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाए, V अपॉन आर यानी I मिल गया, तो इसे लिख सकते हैं आर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो हमें ये मिल गया, ठीक, ये मिल गया हमारे पास क्या, अब करंट की वैल्यू, यहाँ पर करंट वैल्यू मिल गया, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू। कैसी वैल्यू है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाती है। तो हमने देखा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को फाइंड आउट कर लिएगा। इन दोनों फार्मूले का हम आगे बहुत ही यूज करने वाले हैं, जितने भी स्टडी करने वाले हैं हर जगह पर इन फार्मूले का कहीं न कहीं यूज होना है। अब जब देखें इनके जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस प्रकार के हैं। जैसे हम देखें, हमारे पास ये टाइम क्या है, एक्सिस है, और इस पर हमने क्या है, वोल्टेज और करंट लिया है, जहाँ पर पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया गया है, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर पॉजिटिव वोल्टेज करंट है, इधर निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज में वेरिएशन कुछ ऐसे होती हैं, करंट में कुछ ऐसे होती हैं, लेकिन दिख रहा है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पर दोनों क्या फ्रीक्वेंसी सेम दिख रही हैं, यानी सेम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये सेम फेज में है। अब सेम फेज और फेजर डायग्राम क्या होंगे, इसको हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।